हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? So now we have DPP5 of motion in one dimension, and we'll start with question number one. कहते हैं position of a particle moving along the x-axis at a certain time is given below. Which of the following describe the motion correctly? पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, दूसरा ऑप्शन है यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेटेड, तीसरा ऑप्शन है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड. There is not enough data for generalization. बेटा देखो क्या है कि 0 सेकेंड पे आपकी पोजीशन थी -2. अगर मैं यहाँ पे पोजीशन बनाऊं तो 0 सेकेंड पे -2, -2 पे था 0 टाइम पे, और 1 सेकेंड बाद at t = 1 सेकेंड it is found at origin, है ना. at 2 सेकेंड it is found at 6, and at 3 सेकेंड it is found at 16, है ना. तो अगर आप पैटर्न देखोगे ना, तो इसमें क्या है कि पहले सेकेंड में 2 चला, ठीक है. फिर अगले सेकेंड में कितना चला? अगले सेकेंड में चला है, पहले सेकेंड में 2 चला, और अगले सेकेंड में 6 चला, और अगले सेकेंड में देखो कितना चल रहा है. अगले सेकेंड में चल रहा है 10, ठीक है. अगले सेकेंड में कितना चल रहा है? 10 मीटर, ठीक है. तो वैसे देखा जाए तो क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, क्या यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेटेड है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है? तो आंसर है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड. उसका रीजन क्या है बेटा? कि पहले सेकंड में 2 मीटर, अगले सेकंड में 6 मीटर, अगले सेकंड में 10 मीटर. तो यहाँ पे ना एक्सेलरेशन तो हो रहा है, ये पक्का है ना. एक्सेलरेशन तो पक्का है, लेकिन वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं. मतलब यूनिफॉर्म होता ना, मतलब अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता तो पहले सेकंड में अगर एक्स चलता तो अगले सेकंड में 3 गुना चलता, फिर अगले सेकंड में 5 गुना चलता. यानी कि 135 वाला रूल होता है ना. अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता तो फिर 135 का रूल फॉलो करता, लेकिन यहाँ पे 135 का रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे एक्सेलरेशन तो है बट नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है. एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो बेटा उस केस में ना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है. यानी एसटी ग्राफ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, है ना. तो कौन सा है ग्राफ बेटा स्ट्रेट लाइन? ये आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, पहला वाला. दूसरा वाला ग्राफ बेटा नहीं हो सकता क्योंकि पैराबोला है. तीसरा वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, बट ये रेस्ट का ग्राफ. ये ग्राफ कौन सा है? रेस्ट. यहाँ पे आपका एस चेंज नहीं हो रहा ना, तो ये आपका रेस्ट का ग्राफ है. जबकि हमें यूनिफॉर्म मोशन चाहिए ना, दैट्स वाई पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. एंड देन उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर. Says that displacement time graph for two particles A and B are straight lines inclined at 30 degree and 60 degree with the time axis ratio velocities of BA and BB. कह रहा है कि आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया. क्या बनाया? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी एक्स वर्सेस टी ग्राफ, और दो पार्टिकल्स के लिए, ए के लिए और बी के लिए. तो ये आपका ए है, ये आपका बी है. हमारा जो ए पार्टिकल है वो 30 डिग्री एंगल बनाता है टाइम एक्सिस से, और बी वाला पार्टिकल 60 डिग्री एंगल बनाता है टाइम एक्सिस से. तो अगर ए की वेलोसिटी आप देखोगे तो ध्यान से सुन लो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप ही तो वेलोसिटी होता है. तो ए की वेलोसिटी अगर चाहिए तो ए का स्लोप निकालो, जो कि tan 30 होगा, यानी 1/√3 होगा. एंड ऐसे अगर बी की वेलोसिटी चाहिए तो बी का स्लोप निकालो, जो कि tan 60 होगा, जो कि √3 है. और अगर आपसे बी अपॉन बी भी पूछता है तो उस केस में बेटा हम क्या करेंगे? 1/√3 डिवाइडेड बाई √3. ऑलवेज रिमेंबर बेटा, अगर ऊपर वाला 1/√3 लिखा है तो नीचे वाले को आप √3/1 लिखोगे. ऊपर अगर p बाई क्यू के फॉर्मेट में है, मतलब कि ऊपर p बाई क्यू का फॉर्मेट है ना, तो नीचे भी p बाई क्यू का फॉर्मेट होना चाहिए ना, सेम फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए. 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, तो 1/3 आपका करेक्ट आंसर आता है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है.
कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। यहाँ पे ज्यादातर लोग गलत करते हैं, गलती क्या करते हैं कि जैसे देखा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फटाक से स्लोप निकालते हैं, लेकिन स्लोप निकालते समय गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं बेटा, ये टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, यानी कि यहाँ पे टाइम को आपने लिया है वाई एक्सिस पे और डिस्प्लेसमेंट को लिया है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो ये जो एंगल दिया है ना, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट एंगल, जबकि एंगल हमें कहां से चाहिए होता है, टाइम एक्सिस से। तो अगर आपको इस लाइन का स्लोप चाहिए यानी वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है tan थीटा, जहां पे थीटा लिया जाता है टाइम एक्सिस से। तो टाइम एक्सिस से अगर आप एंगल निकालोगे तो 60 डिग्री आएगा, tan 60 विच इज इक्वल टू √3, यानी कि √3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज इट ओके? एंड देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों। 5 number question says that figure shows displacement time graph of a body. What is the ratio of the speed in the first second and that in the next 2 seconds? देखो, कह रहा है कि पहले सेकंड की वेलोसिटी और अगले 2 सेकंड की वेलोसिटी का रेशियो बताओ। यानी कि पहला सेकंड मतलब यहां से यहां तक की वेलोसिटी, कहाँ की वेलोसिटी बेटा, यहां से लेके यहां तक की वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या वेलोसिटी बता सकते हैं बेटा? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द स्लोप, और स्लोप अगर हमें निकालना है तो स्लोप बराबर क्या होता है, y बाई एक्स। बेटा इसका y की वैल्यू लेंगे 30 और x की वैल्यू लेंगे 1, 30 डिवाइडेड बाय 1, करेक्ट है, ये आपका आ जाएगा 30। एंड देन अगर अगले अगले 2 सेकंड का निकालना है आपको, नेक्स्ट 2 सेकंड का, तो नेक्स्ट 2 सेकंड का बेटा वेलोसिटी अगर चाहिए तो इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा, और इस लाइन का स्लोप अगर आपको निकालना है तो बेटा अगेन y बाई एक्स करेंगे, y की वैल्यू लेंगे 30 और x की वैल्यू लेंगे 2। ठीक है, तो अगेन हमारी वेलोसिटी आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन ये वाला स्लोप बेटा नेगेटिव होगा, इसलिए हम माइनस लेंगे, -15। ठीक है, तो आपसे बोला रेशियो बताओ, तो रेशियो पहली वेलोसिटी और दूसरी वेलोसिटी का रेशियो v1 बाय v2। और आपसे स्पीड का रेशियो पूछा है, तो बेटा स्पीड जब होती निकालते हो आप, तो ऊपर तो 30 ही रहेगा, लेकिन नीचे -15 का 15 हो जाएगा, ये आपका 2:1 आ जाएगा। इज इट ओके? एंड देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, says that in the following graph distance traveled by the body in meters is, बेटा v वर्सेस t ग्राफ का जो एरिया होता है ना, वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है ना, आप क्या इसका एरिया निकाल पाओगे? अगर इसका एरिया निकालूंगा, इस ग्राफ का एरिया, तो ध्यान से देखो बेटा, इन द फॉलोइंग ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन मीटर्स। पहला वाला एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ, बेस हो जाएगा 10, हाइट हो जाएगा 10, ये हाइट है ना, ये किसके सामने आ गई, 10 के सामने, तो हाफ इंटू 10 यानी कि 50, पहला एरिया 50 आ गया। ये दूसरा जो एरिया है ना, ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो बेस इसका ये लेंथ हो गया 10 और ये लेंथ हो गया 10, यानी 10 × 10 जो कि 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला एरिया, हाफ इंटू बेस, बेस कितना होगा 10, 30 माइनस 20 10 होगा, और ये भी होगा 10, तो 10 × 10, बटे ये 50 आ जाएगा, तो टोटल एरिया कितना होगा 100 + 50 + 50 विच इज इक्वल टू 200। हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 6 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। एंड देन हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 7 नंबर, velocity time graph of a body moving in a straight line as shown in the figure, the displacement and distance traveled by the body in 6 seconds are। पहले डिस्प्लेसमेंट निकालो बेटा, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हो, v वर्सेस t ग्राफ का एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एरिया, ये एरिया बेटा कितना होगा, बेस यानी कि 2 इंटू हाइट यानी कि 4, 2 इंटू 4 विच इज प्लस का 8। एंड देन ये वाला एरिया, ये क्या होगा 2 और ये 4, यानी कि डिफरेंस आ जाएगा 2, 2 इंटू 2, बेटा ये वाली हाइट इसकी 2 है, इसका एरिया आ जाएगा 2 इंटू 2 -2। एंड देन ये वाला, ये बेटा कितना होगा, अब देखो ये 2 के सामने आ रहा है, यानी कि ये लेंथ है 2 और ये यहाँ आपका 2, यानी 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, वो भी प्लस का, प्लस का 4, ये था माइनस का 4। बेटा डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, 8 + 4 - 4, यानी कि 8 आ जाएगा।
और डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर 8 + 4 + 4 यानी कि 16। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 8 आएगा और डिस्टेंस आएगा 16। इज इट ओके? एंड देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट? एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है और एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो मैंने एक क्लास में बनाया हुआ है कि अगर आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो जब बॉल ऊपर जाता है ना तो उसकी वेलोसिटी घटता है, घटते घटते क्या हो जाता है, जीरो। और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में वापस से वेलोसिटी बढ़ता है। ठीक है, पहले घटेगा, फिर जीरो होगा और फिर नेगेटिव में चला जाएगा। इसलिए हमारा ग्राफ कौन सा होना चाहिए बेटा, ग्राफ हमारा करेक्ट होना चाहिए। क्लास में भी बना के दिया आपको बेटा कि वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, फिर घटते घटते जीरो होती है और फिर जीरो के बाद घटते घटते नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, अगला सवाल है बेटा 9 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल? कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है? देखो इस ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी पहले कांस्टेंट है, फिर वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर वेलोसिटी घट रही है। यहाँ पे वेलोसिटी पहले बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर कांस्टेंट है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ी, फिर घटी, फिर जीरो पे अप्रोच की, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अगर कहीं है तो यहाँ है। क्या दिक्कत है कि मान लो ऐसे गए तो वेलोसिटी बढ़ रही 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 बढ़ रही, फिर घट रही, यहां तक भी ठीक था। यानी कि ग्राफ का ये वाला हिस्सा एकदम करेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस पॉइंट के बाद ना टाइम घटना स्टार्ट हो गया, टाइम रिवर्स में जाना स्टार्ट हो गया। टाइम घट रहा घट रहा घट रहा घट रहा घट रहा घट रहा और टाइम जीरो हो गया। तो बेटा एक बार टाइम जीरो से स्टार्ट होके वापस कभी बैक नहीं मारता है, इसलिए दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ऑलवेज रिमेम्बर, कभी भी लूप नहीं बनता है, मतलब टाइम कभी वापस से जीरो में नहीं जाता है। या ऐसे सोच सकते हो ना कि एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी पॉसिबल है क्या, एक ये वेलोसिटी मिल रही है और एक ये वेलोसिटी मिल रही है, एक ही टाइम पे क्या दो वेलोसिटीज पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, तो हमारा लास्ट ग्राफ हो जाएगा फॉल्स। फिर 10 नंबर हमसे कहता है adjoining curve represent the velocity time graph of particle, its acceleration values along OA, AB and BC। आपसे कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन बताओ। बेटा स्लोप होता है, तो सबसे पहले तो आपसे एक्सेलरेशन पूछेगा कहाँ का, ओ ए का। तो ए का स्लोप निकाल लो। ओ ए का स्लोप मतलब y की वैल्यू अपॉन x की वैल्यू। y की वैल्यू बेटा 10 है और x की वैल्यू कितनी है, 10 है, यानी कि एक आ जाएगा। फिर आपसे पूछेगा ए बी का एक्सेलरेशन, तो बेटा ए बी का एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन है, जीरो हो गया। और फिर आपसे पूछेगा एक्सेलरेशन कहाँ का, बीसी का, ये आपका सी पॉइंट है। तो बेटा बीसी का जब पूछेगा ना तो वाई की वैल्यू क्या लेंगे, 10, है ना, और एक्स की वैल्यू क्या लेंगे बेटा, 20 से लेके 40 तक जा रहा है ना, यानी कि 20। लेकिन माइनस का होगा ये स्लोप, इसका -1/2 विच इज -0.5। तो पहला आंसर 1, दूसरा आंसर 0 और तीसरा आंसर -0.5। करेक्ट है ना बेटा? ओके, नेक्स्ट हमारे पास बेटा 11 नंबर क्वेश्चन है। 10 के बाद हमारे पास कौन सा है, 11 नंबर क्वेश्चन। कहता है डायग्राम shows the displacement time graph for a particle moving in a straight line, the average velocity from t equal to 0 to t equal to 5 सेकेंड। बेटा ये x वर्सेस t का ग्राफ, क्या ग्राफ है, x वर्सेस t। और हमसे पूछा क्या है, एवरेज वेलोसिटी। बेटा एवरेज वेलोसिटी का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। फाइनल पोजीशन मतलब 5 सेकेंड की पोजीशन। तो आप बताओ बेटा 5 सेकेंड जिस समय टाइम है उस समय पोजीशन कितनी है, उस समय पोजीशन हमारी है -10। क्या -10 लिख दें बेटा, माइनस इनिशियल पोजीशन मतलब टी बराबर जीरो पे। तो बेटा टी बराबर जीरो पे एक्स बराबर भी कितना है, जीरो। तो जीरो डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड, बेटा ये -2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड
Which of the following plot represent the speed time graph of the ball during its flight if the air resistance is not ignored? बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो, अगर आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो, किसी बॉल को हम क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हो। थोड़ा इसको अच्छे से समझेंगे। अगर आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ऑलरेडी पता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनता है। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेटा ऐसा बनता है, पॉजिटिव से शुरू होता है, जीरो होता है, फिर नेगेटिव में जाता है। ये वेलोसिटी का ग्राफ है। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। लेकिन इसका स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ अगर बनाना होगा, हम क्या करेंगे, इसका स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ये और ये ऐसे जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अब मैं क्या करता हूँ, इसका स्पीड टाइम ग्राफ एक बार सीधा बनाता हूँ डायरेक्ट। स्पीड टाइम ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, ये इसका स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है, लेकिन ये स्पीड टाइम ग्राफ पता है कब बनता है, जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। जैसे स्पीड टाइम ग्राफ ये तब बनता है जब एयर रेजिस्टेंस कैसा हो, नेग्लिजिबल, है ना। तो नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस में ये ग्राफ बनता है। तो अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट ना करें तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये सवाल है। तो बड़े ध्यान से देखो कि जब आप यहां से फेंकोगे, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, फिर धीरे धीरे करके जब आप ऊपर जाओगे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। और उसके बाद फिर वापस जब नीचे आओगे वापस से वेलोसिटी बढ़ती है। लेकिन अगर अगर मान लो एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, एयर रेजिस्टेंस अगर प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ की जो वेलोसिटी है, यहाँ की ये वेलोसिटी तो इनिशियल की इनिशियल ही रहेगी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होना है ये भी कंफर्म है। और उसके बाद में वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते नीचे जब आएगी तो ये जो वेलोसिटी होगी ना वी, ये थोड़ी सी यू से कम होती है। ठीक है, थोड़ी सी कम होती है यू से। और होता क्या है बेटा कि अगर मान लो कि मैं दो डायग्राम बनाता हूँ, दो डायग्राम बनाता हूँ, एक बार विद ग्रेविटी और एक बार विदाउट ग्रेविटी, सॉरी, एक बार विद रेजिस्टेंस एक बार विदाउट रेजिस्टेंस। जैसे मान लो यहां से ही गया, ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये वापस आ रहा है, और दूसरा डायग्राम उसमें भी ऊपर जाके वापस आ रहा है। क्या होता है कि अगर नो रेजिस्टेंस है, नो एयर रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, तो क्या होगा बेटा कि जैसे स्टार्ट किया तो यहाँ पे जो भी वेलोसिटीज मिल रही हैं यहाँ पे उससे थोड़ी थोड़ी कम वेलोसिटी मिलेगी। जैसे सेम पॉइंट पे अगर यहाँ देखोगे तो थोड़ा लेस वेलोसिटी, एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे यहाँ पे थोड़ा और कम, यहाँ पे थोड़ा कम, वापस आते हुए भी सभी वेलोसिटीज कैसी होंगी, लेस। यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटीज की वैल्यू मिलेंगी वो ज्यादा होंगी, और विद एयर रेजिस्टेंस जो वेलोसिटी की वैल्यूज होंगी वो थोड़ी कम होंगी, है ना। और टॉप पॉइंट पे तो यहाँ भी जीरो होगी वेलोसिटी और यहाँ भी जीरो होगी वेलोसिटी। इसका मतलब स्टार्ट करना है, टॉप पॉइंट पे जीरो करना है, और हमें वापस से नीचे आना है। ठीक है, लेकिन बस इतना याद रखा कि बीच में जो वेलोसिटी आपको मिल रही थी वो वेलोसिटी अब नहीं मिलेंगी, अब थोड़ी थोड़ी कम वेलोसिटी मिलेगी, यानी कि ग्राफ थोड़ा सा नीचे आ जाता है। ठीक है, जैसा ग्राफ बना था ना विदाउट एयर रेजिस्टेंस वाला, उससे थोड़ा सा नीचे ग्राफ आ जाता है। यानी कि इस केस में हमारा ग्राफ जो बनता है वो कर्व्ड बनता है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है। ग्राफ इज लाइक दिस, अ लिटिल बिट बिलो द ओरिजिनल ग्राफ। ओरिजिनल ग्राफ से थोड़ा सा नीचे बनता है ऐसा ग्राफ। ठीक है, इसका मतलब हमारा कौन सा ग्राफ सही हो जाएगा बेटा, लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या होता है, a train moves from one station to another in 2 hour time. Its speed time graph during this motion is shown in figure. Maximum acceleration during the journey is, थोड़ा यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा, स्पीड टाइम का ग्राफ दिया है।
तो स्पीड टाइम के ग्राफ से हम कैसे एक्सेलरेशन निकालेंगे? इसमें क्या करना होगा, देखो कि ट्रेन मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर इन 2 hour टाइम, इट्स स्पीड टाइम ग्राफ ड्यूरिंग दिस मोशन इज शोन इन फिगर, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कुछ है। तो सबसे पहले हम ए बी का एक्सेलरेशन निकालें। बेटा ए बी का एक्सेलरेशन मतलब ए बी का स्लोप, ठीक है। ए बी का स्लोप कैसे निकालें, जरा इस बात को समझो कि हम ए बी का स्लोप कैसे निकालेंगे। ए बी का स्लोप स्लोप निकालने का एक ही तरीका, वाई बाई एक्स, ठीक है। तो y की वैल्यू तो ये होगी जो कि 20 के बराबर, और x की वैल्यू ये होगी जो कि 0.75 है। ये आपका आ गया एक्सेलरेशन, कहां से कहां तक, a से b तक। उसके बाद b से c, बेटा b से c तक का एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि स्लोप हमारा 0 है। उसके बाद c से d, चलो c से d की बात करते हैं, एक्सेलरेशन फ्रॉम c टू d। अच्छा c से d में ध्यान से देखो, ये y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू, बेटा y की वैल्यू आपकी होगी 60 माइनस 20 यानी 40, ठीक है। और x की वैल्यू होगी कितनी, अब आपको के सर बीच में तो कुछ गिवन नहीं है, बीच में कुछ गिवन नहीं है, लेकिन ये 1.25 होगा पूरा, इसकी वैल्यू होगी 1.25। तो x की वैल्यू क्या देंगे, 1.25 माइनस 1, 1.25 माइनस 1 यानी 0.25, 40/0.25, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में एकदम एकदम आखिरी में आता है डीई। तो डी से जब आप ई जाओगे ना, डी से जब ई जाओगे तो वाई का काम कौन करेगा, ये वाई का काम करेगा, और ये पूरा एक्स का काम करेगा, ठीक है। तो मुझे ये बताओ एक्सेलरेशन फ्रॉम डी टू ई, डी से ई में एक्सेलरेशन क्या होगा, वाई का काम कौन कर रहा है 60, ऊपर 60 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 - 1.25, 2 - 1.25 यानी कि 60/0.75, ठीक है। इज इट ओके? तो अब आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा एक्सेलरेशन हमारा ज्यादा है, ठीक है। थोड़ा इन तीनों को कंपेयर करके आप निकालो कि कौन सा वाला हमारा ज्यादा एक्सेलरेशन है। बस ये याद रखना कि ये हमारा टाइम आवर्स में दिया है और स्पीड दिया किलोमीटर पर आवर्स में, तो ये जो भी हमारे आंसर्स आएंगे वो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में आएंगे, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। कंपेयर कर लेंगे ना बेटा, वैल्यूज निकाल लेना, इन सबको कंपेयर कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास है अगला क्वेश्चन 14 यानी 14, द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इज दिस, मेरा करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा। बेटा आप ही सोचो ना, क्या ये ग्राफ, क्या ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और क्या ये पैराबोला है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर पैराबोला है, ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेलरेशन होगा बॉडी में, और एक्सेलरेशन बॉडी में होगा तो दो तरह के हो सकते हैं, या तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव। अब आप ही सोचो, आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया ये बात कि अगर अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो ग्राफ एस की तरफ खुलता है यानी अपवर्ड ओपनिंग होती है, अगर एस नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो उस केस में ओपनिंग डाउनवर्ड होती है यानी टी की तरफ ओपन होती है। फिलहाल ये वाला ग्राफ हमारा किधर ओपन हो रहा है, ये एस की तरफ तो ओपन नहीं हो रहा है। ये इसकी जो ओपनिंग है ना, ध्यान से देखो किधर की तरफ ओपन होने की कोशिश कर रहा था, टी की तरफ। बस इतने ग्राफ से अंदाजा लगाओ, क्या टी की तरफ ओपन होने की कोशिश कर रहा था, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन प्लस होगा कि माइनस, यू विल से कि सर एक्सेलरेशन माइनस है। इसका मतलब इससे पता चल गया कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि v वर्सेस t ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, v वर्सेस t ग्राफ का स्लोप कैसा होना चाहिए, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, है ना। तो आप बताओ बेटा v वर्सेस t ग्राफ का स्लोप यही तो नेगेटिव है ना, इस ग्राफ में v वर्सेस t ग्राफ का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। इज इट ओके? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 for the velocity time graph shown in figure below, the distance covered by the body in the last 2 seconds of its motion is what fraction of the total distance covered by it in all the 7 seconds। तो पहले तो पूरे 7 सेकंड में टोटल डिस्टेंस बताओ,
तो यहां से यहां तक तो कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं की क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। 0 से 1 सेकंड तक कोई डिस्टेंस आपको नहीं मिलने वाली, सीधा 1 सेकंड से चालू होगी। 1 सेकंड से 3 सेकंड तक की डिस्टेंस मतलब एरिया, एरिया बटा कितना होगा बेटा, हाफ इंटू बेस हो जाएगा 2, हाइट हो जाएगी 10, यानी कि 10 हो गया ये। फिर उसके बाद ये वाला एरिया, बेटा ये वाला एरिया क्या आप निकाल पाओगे, 3 और 5 का अंतर होगा 2, और 10 इसकी हाइट होगी यानी लेंथ होगी, ये एरिया 20 आ गया। फिर ये वाला एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 20 हो जाएगा बेटा 2, और हाइट हो जाएगी 10, अगेन हमारा एरिया कितना आ गया 10। ठीक है, इसका मतलब नेट डिस्टेंस कितनी है 10, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, टोटल डिस्टेंस 10 प्लस 20 प्लस 10 यानी कि 40, 40 मीटर है ना। और कह रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द लास्ट 2 सेकेंड of its motion is what fraction of total distance covered by it in all 7 seconds। अब आखिरी के 2 सेकंड में कितना दूरी चल रहा है बेटा 10। ठीक है, तो कह रहा है ये जो 10 है वो 40 का कितना फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं बेटा, वैल्यू को टोटल वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो ये कितना फ्रैक्शन हुआ 1/4। हम ऐसा कहेंगे कि लास्ट 2 सेकंड में जो डिस्टेंस वो चल रहा है वो टोटल डिस्टेंस का 1/4 फ्रैक्शन है। ठीक है, फिर से सुनो बेटा क्या बोला मैंने, कि लास्ट 2 सेकंड में चली गई डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस का 1/4 फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, एंड दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।